हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हुदा सर आपका स्वागत करता हूं हुदा सर की पाठशाला में। आज मैं लेकर के आया हूं आप सब लोगों के लिए आपके पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम लोग अक्सर इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में सुनते हैं। इंडिया के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट का असर इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या पड़ता है, किस तरीके से ये हमारे डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करता है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। पहला टॉपिक है हमारा जेंडर और पॉलिटिक्स। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हजारों सालों से पूरे दुनिया में, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था हिस्ट्री में, जहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस और यूरोप के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मेल और फीमेल का सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पर बंटवारा कर दिया गया। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब काम के आधार पर उनको बांट देना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये मान लिया, यानी ये परसेप्शन बना लिया कि वुमेन जो है ये घरेलू काम के लिए बनी हुई हैं, ये बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, ये घर में बच्चों का देख रेख करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही सब कर सकती हैं। और मेल, उनका काम है बाहर निकलना, नौकरी करना और कमाना। पूरे दुनिया में इसको लेकर के आवाज़ उठी, बहुत तरह के मूवमेंट चलाए गए। इंडिया में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, फ्रीडम फाइटर्स ने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। हम लोग राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सब की बात जब करते हैं तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की और आज़ादी के बाद इसमें बहुत हद तक सुधार देखा गया, लेकिन अभी भी हम इसे ख़त्म नहीं कर पाए। तो जिन लोगों ने इस तरह के मूवमेंट को चलाया और इन मूवमेंट को जो रेडिकल वुमेन लीड करती थी और सपोर्ट करती थी, उसी को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस मूवमेंट के अंदर औरतों को मेल के बराबर राइट्स देने की बात अक्सर कही जाती है। इंडिया में भी अक्सर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि औरतों का डिसीजन जो है बेहतर तरीके से औरतें ही ले सकती हैं। इस वजह से इनको रिजर्वेशन देने की डिमांड अक्सर की जाती है। हम लोग पढ़े हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर इनको रिजर्वेशन दिया गया 1/3, जिसके वजह से आज नियरली 10 लाख वुमेन जो है पॉलिटिकल फील्ड के अंदर अपना दखल दे चुकी हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो। और रिसेंटली 2023 में हमारी गवर्नमेंट ने असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करवाया है। भले ही कुछ सालों के बाद इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन उसको पास करवा दिया है बिल को। तो आइए हम लोग देखें कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है किस किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि कई पेरेंट्स आज भी इंडिया में प्रीफर करते हैं लड़कों को, लड़कियों को नहीं। यानी कि अगर बच्चा होना हो तो लड़के हों। इसका कुछ एग्जाम्पल खास करके हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के जरिए पहले पता कर लिया जाता है कि लड़का होगा या लड़की, और अगर लड़की होने की स्थिति में ज़बरदस्ती एबॉर्शन करवा दिया जाता है औरतों का। इसके वजह से आज वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। पर 1000 मेल फीमेल की रेशियो जो है वहाँ 800 के आसपास चली गई है। यानी कि 1000 में से 200 लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए। जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो ये 919 है, यानी इंडिया का एवरेज रेशियो ये भी बहुत कम है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लें कि लिटरेसी रेट औरतों का सिर्फ 54% है, 76% मेल का है, यानी मेल का कंपैरिजन में बहुत कम है। ऐसा कुछ हिस्टोरिकल वजह से भी हुआ है। आज़ादी के पहले तक औरतों का पढ़ना लिखना इंडिया के अंदर अलाउड नहीं था, बल्कि बाहर भी अलाउड नहीं था। यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ भी देखते थे यही स्थिति थी। आज़ादी के बाद ये थोड़ा बहुत सुधार आया है। एवरेज वुमेन ये माना जाता है कि मेल के कंपैरिजन में 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, डबल शिफ्ट में कई बार काम करती हैं, लेकिन उनकी पे जो है वो बहुत कम होती है। उनके वर्क को
कम वैल्यू मिलता है। ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में औरतें बाहर नहीं काम करती थी, खेतों में काम करती थी। पानी लाना, राजस्थान के बारे में आपने सुना होगा, कई कई किलोमीटर दूर जाती हैं वो पानी लाने के लिए, सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, यानी कि बाहर काम कर रही हैं, लेकिन उस काम का वैल्यू ज़ीरो, उसको काउंट नहीं किया जाता है। हमारी मम्मी, हमारी बहनें घर में खाना बनाती हैं, कपड़ा पोछा सब कुछ करती हैं, लेकिन उसका वैल्यू ज़ीरो, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाता हमको। लेकिन यही काम जब मेल करते हैं शेफ बन करके, तो उनको पैसा दिया जाता है। यही काम जब वो दूसरी जगह पर करते हैं, कपड़ा धोना या बाकी चीज़ों को करना, तो उनके लिए उसको पेमेंट किया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत औरतों को और मर्दों को एक काम के बराबर समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन आज भी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हम लोग देखते हैं, चूँकि इनफॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज जो है वो मोर देन 90% है इंडिया में, यानी ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। और ख़ास करके इसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप उठा करके देखिए, जो मेल लेबर हैं और फीमेल लेबर दोनों के वेजेस में फ़र्क है, जबकि काम एक बराबर होता है, यानी उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोग हर फील्ड में देखते हैं। वुमेन आज की डेट में अपने घर में भी सेफ़ नहीं है, इवन विलेज या अर्बन एरियाज़ में सेफ़ नहीं है। उनको डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन का विक्टिम बनाया जाता है। हम लोग जब दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि लेजिस्लेचर में वुमेन का प्रोपोर्शन जो है इंडिया में बहुत कम है। अब लेजिस्लेचर में वुमेन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, सब लोग ये मानते हैं कि औरतों के बारे में जो फैसला होगा या जो कानून हो सकता है या जो बेहतरी हो सकती है वो औरतें ही कर सकती हैं। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, लेकिन लेजिस्लेशन में अगर औरतों की प्रोपोर्शन बहुत कम होगी तो मर्द उनके फेवर में कानून बनाएंगे, ऐसा हम लोग मानते नहीं हैं। फर्स्ट टाइम 2019 में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा के अंदर वुमेन का प्रोपोर्शन बढ़ करके 14.36 हुआ। इसके पहले तक बहुत कम रही। लेकिन अभी भी हम लोग दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, उनसे बहुत पीछे हैं। और अगर हम लोग बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, जहाँ पर 70% से ज़्यादा औरतें जो हैं वो इस फील्ड में हैं, यानी कि पब्लिक लाइफ में है। वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो होती है वो मेल डोमिनेटेड होती है। इवन हम लोग देखते हैं कई बार हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी बनी है, इंदिरा गांधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज की डेट में देखिए आप तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, जो कि एक लेडीज़ हैं। और भी जगह पर हम लोग इस तरह का चीज़ देखते हैं, लेकिन आप उनके कैबिनेट को देखिए, वहाँ पर डोमिनेशन मेल का ही होता है, यानी फीमेल का डोमिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे किया जाए? एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कानून बनाएं। जैसे कि पंचायत इलेक्शंस के लिए हम लोगों ने कानून बनाया है, इसी तरीके से पिछले 20 सालों से लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए औरतों का रिजर्वेशन का कानून पेंडिंग में था, जो कि लास्ट ईयर 2023 में इसको पार्लियामेंट से पास किया गया, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखें रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो जिस तरीके से अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखा, जो कि इंडिया के लिए और इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था वहाँ कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बेहतर हो, कम से कम मेल के बराबर हो, क्योंकि आबादी का 50% नियरली जो है वो वुमेन से ही मिलकर के बना हुआ है। और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होना हमारी कंट्री को पीछे ले जाता है। इसी तरीके से रिलीजन और रिलीजन के अंदर कम्युनलिज्म का इस्तेमाल और फिर इसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो आइए पहले समझें कि व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में वैराइटीज़ ऑफ रिलीजन जो है सर्वाइव करती है, लेकिन वैसे लोग जो कि रिलीजियस लेवल पर आकर के और सारे डिसीजंस को देखते हों, जैसे कि फंडामेंटली वो अपने आप को सेम समझते हों, सेम रिलीजन ग्रुप के लोग हों, वो उनके साथ मिल करके अपनी एक सेपरेट कम्युनिटी बनाते हों, उनका एक सोशल कम्युनिटी हो अलग से, जहाँ पर दूसरे कम्युनिटी के लोगों को या दूसरे रिलीजन के लोगों को इन्वॉल्व होने नहीं दिया जाता हो। डिफरेंट रिलीजन
के बारे में अगर ऑर्डिनरी चीज़ों की बात होती है तो वहाँ पर रिलीजन का नाम लेकर के उनको इर्रेशनल घोषित कर दिया जाता हो। जैसे कि कोई रिलीजन का आदमी दूसरे रिलीजन का अगर तारीफ करे और माने कि उसको भी ये राइट्स हैं कि वो अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस करें, गॉड एक ही होते हैं सबके लिए, तब वहाँ पर रिलीजन का डर दिखला करके, रिलीजन का नाम लेकर के उनको सप्रेस कर दिया जाता है। और यहाँ पर यह माना जाता है कि हमारा रिलीजन जो है दूसरे के रिलीजन से सुपीरियर है। तो यहाँ पर जैसी सुपीरियरिटी की बात हो जाती है और दूसरे के रिलीजन को आप इन्फीरियर शामिल कर देते हो, यानी वो कम दर्जे का है, और फिर उसी के हिसाब से सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लेने शुरू हो जाती हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाने की कोशिश होती है इस आधार पर। इसी को हम लोग कम्युनलिज्म बोलते हैं। और कम्युनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म तब हो जाता है जब हम दूसरे कम्युनिटी को यानी दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि वो दूसरे रिलीजन के होने की वजह से उनके पास समान अधिकार नहीं होने चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान में। तब वहाँ पर स्थिति खराब होती है और डेमोक्रेसी को ये भयंकर नुकसान पहुँचाता है। कई बार ये लोगों के इंटरेस्ट में टकराव होने की वजह से वायलेंट का भी शक्ल ले लेता है, और किसी भी कंट्री में वायलेंस उस कंट्री को कई साल पीछे ले जाती है। तो कम्युनलिज्म का कई फॉर्म होता है। जब हम लोग ओवरलुक करते हैं रूटीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजियस प्रेजुडिसेस स्टेरियोटाइप्स को। स्टेरियोटाइप होता है जब किसी चीज़ के बारे में हमारी एक धारणा बन जाती है जो कि अक्सर गलत होता हो। जैसे कि हिटलर ने ज्यूज के ऊपर एक प्रेजुडिस बना दिया था कि ज्यूज जो है वो बहुत गंदा गंदा काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन खराब है, उनकी नस्ल खराब है, वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और लोग मानने लगे थे उस बात को, सच मानने लगे थे उस चीज़ को। तो जब पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती है जहाँ पर अपने कम्युनिटी को इस्तेमाल जो है दूसरे कम्युनिटी को दबाने के लिए किया जाता है या डोमिनेंस के लिए किया जाता है, तो ये एक फॉर्म है पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म का। दूसरा आइए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर मेजोरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस, यानी मेजोरिटी का मतलब जिनकी आबादी ज़्यादा है और माइनॉरिटी का मतलब जिसकी आबादी कम है। तो ज़्यादा आबादी वाला कम आबादी वाले को दबाने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सिंघालास जो है वो तमिल्स को दबा रहे थे। और जब इसी तरह का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना शुरू हो जाए, यानी लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर मोबिलाइज किया जाने लगे और वो मोबिलाइजेशन जो है पॉलिटिकल फॉर्म ले ले, तब वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है डेमोक्रेसी को और किसी भी कंट्री को। इसका एग्जाम्पल श्रीलंका में हम लोगों ने देखा, और रिसेंटली अभी हम लोग बांग्लादेश में देखे, जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को आखिरकार देश छोड़ करके हमारे कंट्री में शरण लेना पड़ा। तो कम्युनलिज्म किसी भी हाल में अच्छा नहीं हो सकता है। कम्युनलिज्म हमेशा से कंट्री के लिए, देश के लिए बुरा ही होता है। इसके अंदर जो भी रिलीजियस कम्युनिटी की पवित्र सिंबल्स होती हैं और जो रिलीजियस लीडर होते हैं, ये लोग इमोशनल अपील करते हैं, धर्म का नाम लेकर के वो लोगों के साथ अपील करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं, उनको एक डर दिखलाते हैं कि एक हो जाओ। इसी तरीके से इसकी सबसे खराब, अगर वर्स्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, तो अगर वायलेंस शुरू हो जाए, राइट शुरू हो जाए, मसाकर शुरू हो जाए, तब इससे खराब स्थिति किसी भी कंट्री के लिए नहीं हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न था हमारे आज़ादी के समय में, ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कम्युनलिज्म का इस्तेमाल उस कंट्री को जो है डिवाइड तक कर देता है। तब फिर इसका क्या रास्ता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस चीज़ को पहले से भांपा कि ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लिंग्विस्टिक लेवल में अलग अलग तरह का डिवीज़न है। तो उन लोगों ने इस चैलेंजेस का जो है एक निचोड़ निकाला, और वो निचोड़ था सेकुलर स्टेट। इंडिया को सेकुलर स्टेट का मॉडल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, यानी इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा,
गवर्नमेंट किसी भी तरह का रिलीजन जो है वो ऑफिस में प्रैक्टिसेस नहीं करेंगी, जैसा कि श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था कि बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस होता है, पाकिस्तान में इस्लाम का और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का। इंडिया में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है, सबको बराबर फ्रीडम दिया गया है, सबको आज़ादी है कि वो अपने अपने धर्म को प्रोफेस कर सकें, मान सकें, उसको प्रैक्टिस कर सकें, उसको प्रोपेगेट कर सकें यानी प्रचार प्रसार कर सकें, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी धर्म को ना मानें। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन प्रोहिबिट किया है, रोक लगाया उसके ऊपर। गवर्नमेंट किसी भी तरह का भेदभाव या फैसला नहीं कर सकती है धर्म के आधार पर। तो आपने देखा होगा कई बार कुछ डिसीजंस ऐसी हो जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि धर्म के आधार पर हो, तो उसके ऊपर रोक लगा दिया जाता है। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करती है स्टेट को कि वो धर्म के मामले में इंटरफेयर कर सकती है अगर धर्म के अंदर इक्वलिटी इंश्योर नहीं हो रहा हो, जैसे कि अनटचेबिलिटी को हमारे यहाँ बैन किया गया था। इसके बाद आइए कास्ट एंड पॉलिटिक्स। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में, किस तरीके से कम्युनलिज्म जो है उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की गई। अब हम लोग देखेंगे कास्ट का इनइक्वलिटीज़। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इंडिया की जो प्राचीन सभ्यता है उसमें कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि 4 लेवल पर इंडिया में कास्ट को बांट दिया गया था उसके कामों के आधार पर, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यानी कि शुरुआती दौर से जो आदमी जिस काम को कर रहा है उसकी आने वाली जनरेशन उसी काम को परफॉर्म करेगी। यानी नाई का बेटा नाई का ही काम करेगा, धोबी का बेटा धोबी का काम करेगा, दूसरा काम नहीं करके आ सकता था। फिर से इसको लेकर के और जो लोअर यहाँ पर शूद्र थे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तक होने लगा। उनके साथ उठना बैठना, उनके घर का पानी पीना या इस्तेमाल करना, उन चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया गया और इसको हम लोग अनटचेबिलिटी के नाम से जानते थे। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, परियार रामेश्वरी, इन लोगों ने बहुत कोशिश की और फिर महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर कानून बना दिया गया। लेकिन आज भी हम लोग रूरल एरिया में देखते हैं कि अनटचेबल्स प्रैक्टिस की जाती है। शहरों में ये चीज़ नहीं है। शहरों में हम लोग फील नहीं करते हैं कि हमारे अगल बगल में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन गाँव में ये चीज़ें कई जगह पर प्रैक्टिस आज भी की जाती है। इकोनॉमिक स्टेटस का कास्ट के साथ बहुत बड़ा लिंक है। आप किसी कास्ट का नाम लीजिए, उस कास्ट के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आपको यूं ही कोई बता देगा। अब आइए कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। तो कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉलिटिकल पार्टी को जब इलेक्शन के टाइम में कैंडिडेट्स खड़े करने होते हैं तो वो कास्ट कंपोजिशन को देखती हैं कि जिस इलाके से वोट मिलना है वहाँ पर कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, कौन से ट्राइब के लोग ज़्यादा हैं, उसी के आधार पर टिकट दी जाती है। अक्सर वोट देने वाले लोग भी अपने कास्ट के लोगों को ढूंढते हैं और उसी के आधार पर वोट देते हैं और अक्सर कास्ट को लेकर सेंटिमेंटल अपील की जाती है और बाद में फिर वोट देने के बाद वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि हमने धर्म देख करके वोट दे दिया और बाद में तो वो हमें पूछ ही नहीं रहे। लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पर एक आदमी के पास एक वोट और उसकी जो है वैल्यू बराबर, इसकी वजह से अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन कास्ट के पास भी जाना पड़ता है जो पॉपुलेशन में बहुत छोटी है और जिनको जो है मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अब उनकी भी वोट की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर कि एक कास्ट के लोग अकेले दम पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल करवा दें किसी पार्टी को। यानी कि इंडिया में टोटल जो 543 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस होती हैं उसमें एक भी सीट ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये मान ले कि सिर्फ एक कास्ट के भरोसे हम यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि बड़ा ही यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट है इंडिया में और इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को दूसरे और तीसरे कास्ट के पास भी जाना पड़ता है। तो इलेक्शंस के टाइम में कम से कम उसकी खोजबीन हो जाती है और वो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे वो भी अपनी बातों को रख पाते हैं उनके सामने। अब आइए
कास्ट पोलराइजेशन की जो है उसकी वेरियस एस्पेक्ट्स कौन कौन सी हैं। कास्ट ग्रुप ये कोशिश करती हैं कि अपने कास्ट के साइज़ को बड़ा किया जाए, तो वो क्या करती हैं, अपने कास्ट और अपने कास्ट से रिलेटेड जो सब कास्ट हैं उन सब लोगों को जमा करती हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि एक खास कास्ट के लोग जो है वो रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, वो पॉलिटिकल एजिटेशन देते हैं, वो बाइकआउट तक कर देते हैं। अभी का लास्ट इलेक्शन में आपने देखा होगा किसी किसी जगह पर कुछ कास्ट के लोगों ने पॉलिटिकली किसी किसी पार्टी को बाइकआउट कर दिया कि हम इसको वोट नहीं देंगे। हमारे जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में अभी बतलाया कि यहाँ पर सिंगल कास्ट का कहीं पर भी ऐसा रोल नहीं है कि वो वोट दे करके अकेले दम पर जिता सके किसी कैंडिडेट को, इसीलिए वो कोalitions बनाती है कास्ट का, यानी कास्ट का गठजोड़ होता है। तो हम लोग कई बार सुने हैं कि बैकवर्ड क्लास वो लोग एकजुट हो गए, कई बार सुना अपर कास्ट के लोग एकजुट हो गए, कई बार सुना दलित एकजुट हो गए। तो इस तरीके से ये लोग कोalition बनाती है, ग्रुप बना लेते हैं और फिर एक साथ मिलकर के वोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो जीत जाती है पार्टी। तो बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश कर रही है, डिमांड कर रही है कि कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर एजुकेशन और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल सके, ज़मीन के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर सबका समान अधिकार हो सके। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। किसी भी डेमोक्रेसी में वहाँ की पॉलिटिक्स अगर कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर हो तो वो हेल्दी नहीं है। इसके वजह से कई बार कम्युनल वायलेंस हो जाती हैं और जो मेन इशूज़ हैं हमारे देश के वो पीछे रह जाते हैं। आप अभी इलेक्शंस में देखा होगा आपने कि लोग यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन की बात नहीं कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही थी, तो धर्म की, कास्ट की, बस इसी की बात हो रही थी, उसी के बेसिस पर वोटिंग हो रहे थे। ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आइए देख लें, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इज गुड और बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो आइए एक तरफ गुड एस्पेक्ट देख लें, एक तरफ बैड एस्पेक्ट को देख लें। कास्ट की एक्सप्रेशन जो है पॉलिटिक्स के अंदर, ये कई बार जो वीकर सेक्शंस होती हैं कास्ट की, उनको अपने डिमांड को रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। अभी जैसा कि बतलाया, कुछ वीकर सेक्शन है जिनको पूछा नहीं जाता है, इलेक्शन के टाइम में उनकी ज़रूरत महसूस होती है तो अपनी बातों को रख पाते हैं, अपनी डिमांड को रख पाते हैं। इसी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स ये दलित्स और ओबीसी कास्ट को बेहतर एक्सेस डिसीजन मेकिंग में बनाने का मौका देती है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे कंट्री में मोर देन 65% दलित्स और ओबीसी हैं। ये लोग जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, अपने कास्ट के लोगों को वोट देते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन सकें और पार्लियामेंट में या असेंबली में जा कर के बेहतर डिसीजन ले सकें। कई बार वो मंत्री भी बनते हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करती हैं। और जब इस तरह की बात होती है तब एजुकेशन और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो है रिसोर्सेज को लेकर के, लैंड को लेकर के वो सामने आती है। लेकिन इसका बैड एस्पेक्ट भी है। बैड एस्पेक्ट ये है कि कास्ट की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, यानी कास्ट के बेसिस पर जो भी उसकी पहचान से रिलेटेड पॉलिटिक्स होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है लोगों के बीच में। यानी एक कास्ट वाला खड़ा होकर के दूसरे कास्ट से वोट मांगता है, जो कास्ट के लोग खड़े नहीं हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया में वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर वोट मांगना अपराध है, लेकिन खुलेआम इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट इशूज जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट से हमारा ध्यान हटा देती हैं। और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि कास्ट, रिलीजन, ये तो प्राइवेट चीज़ है, लोगों का प्राइवेट प्रैक्टिस करने का। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट या इंसान के डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। उसकी तरफ पूरी की पूरी डाइवर्सन जो है या अट्रैक्शन जो है वो पहुंचा देती है। कुछ केसेस में डिवीज़न जो है टेंशन और कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। कई बार ये वायलेंस को भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से समाज में तनाव पैदा होती है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को भी नुकसान पहुंचता है और कंट्री का भी डेवलपमेंट वो रुक सा जाता है। आइए आखिर में हम लोग देख लें कि 2024 में CBSE ने जो क्वेश्चन पूछा था, एक ही क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से,
और वो क्वेश्चन है रोल ऑफ वुमेन इज ग्रेजुअली इनहेंसिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, एग्जामिन द स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट दिया हुआ था, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है आजकल। वुमेन का रोल धीरे धीरे जो है पॉलिटिक्स के अंदर वो बढ़ रहा है हमारे कंट्री के अंदर, इस स्टेटमेंट को परखिए, एग्जामिन कीजिए। तो ये स्टेटमेंट सजेस्ट करता है कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है जहाँ पर पार्टिसिपेशन वुमेन की बढ़ती जा रही है और इस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से वुमेन का, और वो बेहतर डिसीजन ले पा रही है। जैसा कि आपको बतलाया था, पंचायत में रिजर्वेशन है मिला, अभी फिर से असेंबली में और पार्लियामेंट में मिला है, तो वहाँ पर भी अब ज़्यादा बढ़ जाएंगे ये लोग। दूसरा, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही है। स्टेट्स में कई जगह हेड जो है वो वुमेन ही बन रही है। ठीक है, अभी भी दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हम लोग पीछे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यही है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, जहाँ पर अनइक्वल एक्सेस से रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जेंडर के बेसिस पर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उसको दूर करने की ज़रूरत है और वो धीरे धीरे हो रहा है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वुमेन का रोल पॉलिटिक्स में धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो भी बैरियर्स थे, रुकावटें जो थी, धीरे धीरे उसको हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। और जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में 2023 में, जहाँ 33% रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा और असेंबली में, ये मील का पत्थर साबित होगा और फ्यूचर जो है वुमेन के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।